बहुत स्वागत करते हैं आपका। और जीएस जर्नी में आज हम एक जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से अपनी यात्रा को शुरू करने वाले हैं। हमारी यात्रा का आरंभ इंडियन पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था से होता है। जब हम राज व्यवस्था शब्द पर विचार करते हैं तो हमको इसके शब्द का अर्थ निकालने पर ही पता चलता है यह वह व्यवस्था देता है जिससे किसी भी स्थान में, किसी देश में, किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में राज किया जाता है। अर्थात जो राज्य की सरकार होती है, देश की सरकारें होती हैं, उन सरकार को चलाने के लिए जो व्यवस्था प्रदान करता है उसका जो अध्ययन होता है इसे हम राज व्यवस्था कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग विशेष रूप से जब बात करेंगे तो दुनिया के तमाम देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था जिन जिन देशों में है, दूसरे शब्दों में यह कह लें कि आज संपूर्ण विश्व में लगभग सभी देशों में तो संवैधानिक शासन होता है। अर्थात वहाँ एक निश्चित कानून है, एक वह कानून चाहे लिखित रूप से हो या अलिखित रूप से हो, लेकिन कानून का शासन होता है। यदि हमसे यह पूछा जाए कि किसी देश में शासन किसका होता है तो हम कहेंगे कि संविधान का शासन होता है। तो भारत दुनिया का एक बड़ा ही कह सकते हैं कि बहुत ही विशाल लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में भी संविधान से शासन चलता है। तो हम आज से इसी को जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो संविधान बना उसके संवैधानिक विकास की यात्रा कहाँ से शुरू होती है। तो भारत के संवैधानिक विकास पर अगर हम गौर करेंगे तो इसकी शुरुआत 1599 ईस्वी में जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन के कुछ कंपनियों को जब भारत में व्यापार करने के लिए ऑथोराइज किया तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। उन्होंने एक लिखित चार्टर दिया और भारत में यानी पूर्व के देशों से 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एक समझौता पत्र दिया जिसे चार्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 1599 ईस्वी में जिस कंपनी को दिया गया था उस कंपनी का नाम उन दिनों यानी था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए वहाँ की कुछ कंपनियों ने मिलकर के एक कंपनी का गठित किया। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि कंपनियों का एक कलेक्शन था, समूह था, जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। थोड़ा यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 1600 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक, 1600 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक इसी नाम से इस कंपनी को जाना जाता था। 1708 से लेकर के 1873 ईस्वी तक, यानी 1708 से 1873 ईस्वी तक इसे जाना गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। अर्थात 1708 ईस्वी में इस कंपनी का नाम बदल दिया गया और इसका रखा गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यूँ तो इस शुरुआत हो जाती है 1600 ईस्वी से ही, लेकिन जब हम भारत में विशेष रूप से देखेंगे कि संविधान का विकास शुरू होता है तो वह कंपनी के शासन से आरंभ होता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 1757 ईस्वी यह वह वर्ष था जिस वर्ष में प्लासी के मैदान में युद्ध होता है। और भारत में अगर समझा जाए तो यहाँ से कहा जाता है कि इंग्लैंड का जो भारत लंबे समय तक गुलाम रहा ब्रिटेन का, तो उसकी शुरुआत 1757 ईस्वी से मानी जाती है। प्लासी के मैदान में यहाँ से सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में युद्ध होता है, जिसकी चर्चा हम विशेष रूप से प्लासी के युद्ध में विशेष रूप से जब इतिहास के साथ उपस्थित होंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ यह जानना इसलिए आवश्यक था, जब 1757 ईस्वी में कंपनी का शासन आरंभ हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में जो कंपनी का शासन है यह एक निश्चित नियम के तहत हो। इसके लिए 1773 ईस्वी से उसने कानून बनाना शुरू किया। तो 1757 से 1773 कंपनी का शासन चलता रहा पूर्ववर्ती कानून के तहत, जो पूर्व में उनको जो चार्टर के द्वारा जो बताया गया था व्यापार करने के जो तौर तरीके थे, नियम कानून थे, उसी से उसने 1757 से 1773 तक चलाया। 1773 ईस्वी
यह बहुत ही कहा जा सकता है कि निर्णय एक महत्वपूर्ण वर्ष था जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट आया। यहाँ 1773 ईस्वी में आया रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे इसके तहत। इसके बाद 1773 से लेकर के 1833 ईस्वी 1757 से 1773 तक बंगाल के गवर्नर का शासन रहा, यानी हम कहेंगे बंगाल का गवर्नर। और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इस गवर्नर को कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी अब ये कहलाते थे 1773 से 1833 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल। 1833 ईस्वी में चार्टर आता है और इस 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत अब इसका नाम हो जाता है भारत का। अब यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल ना कह करके अब उसे कहा जा रहा है भारत का गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्हें जाना जाता है 1858 ईस्वी तक। जैसा कि हम लोग जानते होंगे 1857 ईस्वी में एक सिपाही विद्रोह होता है, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। तो इस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो महान वर्ष था 1857 का वर्ष, उसके बाद से 1858 ईस्वी में फिर से एक अधिनियम आता है और तब से कहा जाने लगता है, उसको वायसराय कहा जाता है। अब ये बारी बारी से अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1757 से 73 तक में कौन से परिवर्तन हुए, 1773 से 1833 ईस्वी में कौन कौन सा अधिनियम आया, फिर 1833 से 1858 और 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी भारत के आज़ाद होने तक कैसे कैसे अधिनियम आते हैं। तो आज हम चर्चा देखते हैं केवल यह कि कैसे कैसे कौन कौन से अधिनियम किस किस वर्ष आए। एक नज़र हम इस पर डालते हैं कि अधिनियम कैसे आया। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 1600 ईस्वी से शुरुआत होती है, लेकिन मूल रूप से 1773 ईस्वी में पहला आया नियमन अधिनियम, जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। फिर 1784 ईस्वी में पीट, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इसलिए उस एक्ट को जो वहाँ से जो अधिनियम तैयार करके भेजा गया उस अधिनियम को पीट का इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। उसके बाद 1786 ईस्वी का अधिनियम आया और उसके बाद चार्टर नाम से चार्टर 1, चार्टर 2, चार्टर 3, यानी इस रूप में कि 20-20 वर्षों में 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें एक प्रावधान किया गया था जिसकी चर्चा विशेष रूप से करेंगे जब रेगुलेटिंग एक्ट को विशेष रूप से पढ़ेंगे तब। लेकिन उसमें एक प्रावधान था कि 20-20 वर्षों में समीक्षा की जाएगी। तो 1773 ईस्वी के 20 साल पूर्ते हैं 1793 ईस्वी में और चार्टर अधिनियम फर्स्ट आता है। फिर 20 साल के बाद फिर समीक्षा की जाएगी और समीक्षा किसकी की जाएगी कि कंपनी किस प्रकार से शासन कर रही है। तो कंपनी के शासन की समीक्षा को करने के लिए 20-20 वर्ष पर यह अधिनियम आता था। इसको चार्टर 1 1793, फिर चार्टर 2 1813, फिर चार्टर अधिनियम 1833 आया, जिसकी चर्चा अभी हमने जस्ट किया है कि वह यह अधिनियम था जिस अधिनियम के तहत भारत के बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब वह भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। चार्टर अधिनियम 1853 आया और उसके बाद चार्टर समाप्त हो गया क्योंकि कंपनी का शासन ही खत्म हो गया। 1857 ईस्वी आते आते कंपनी शासन से सीधा क्राउन शासन, तब कह सकते हैं कंपनी का जो शासन था भारत में खत्म हो जाता है और भारत में महारानी विक्टोरिया का शासन, यानी दूसरे शब्दों में कहते हैं ब्रिटिश सम्राट के शासन की शुरुआत हो जाती है। और उसके जो प्रतिनिधि थे भारत में उनको वायसराय कहा जाने लगा और ब्रिटिश संसद में एक विशेष पद सृजित किया गया जिसका नाम पड़ा भारत सचिव। तो इस प्रकार से भारत सचिव जो होते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में होते थे और वायसराय जो होते थे वो भारत में होते थे और दोनों के संयुक्त रूप से देख रेख में शासन का कार्य होता था।
तो उसके बाद अधिनियम आया भारत सरकार अधिनियम 1858। इसी अधिनियम के तहत ध्यान में रखना है हमको, 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही कंपनी शासन समाप्त और क्राउन का शासन शुरू होता है। यानी एक सी खत्म और दूसरा सी शुरू। इस सी का अर्थ कंपनी और इसका अर्थ क्राउन, यानी क्राउन का शासन। सब क्राउन मीन्स मुकुट का शासन, ब्रिटिश शाही का शासन, ब्रिटिश शाही की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद आया भारतीय परिषद अधिनियम। अब इसके आगे ध्यान में रखेंगे कि आगे जो एक्ट आ रहा है वो कौंसिल एक्ट के नाम से आता है। भारतीय परिषद अधिनियम फर्स्ट, जिसको 1861 ईस्वी में लाया गया। फिर भारतीय परिषद अधिनियम सेकेंड 1892 ईस्वी में आया। और तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम आया 1909 ईस्वी में, जिसको कि मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मिंटो उस समय भारत के वायसराय होते थे और मार्लो उस समय भारत के सचिव थे, तो मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। इसके बाद का अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 का है, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। अब इसमें भी समझ सकते हैं कि चेम्सफोर्ड उन दिनों भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव थे। भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 का आया। यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में जो प्रावधान आज है उसका अधिकांशतः भाग इसी भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है, जिसका हम लोग विस्तार से अध्ययन अपने इस सफ़र में हम करेंगे। आज हम तो बस केवल यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि इस पूरे सफ़र में हमें विशेष रूप से क्या पढ़ना होगा। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम आया, भारत सरकार शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम के बाद भी कई सुधार आए। फिर अंततः 1946 ईस्वी में जब कैबिनेट मिशन योजना भारत में पहुंचता है, उसके अंतर्गत भारत में चुनाव होते हैं और संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव होते हैं। फिर भारत के संवैधानिक सफ़र की शुरुआत होती है और भारत ने दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान की रचना किया। तो इस प्रकार से हम अब रेगुलेटिंग एक्ट से सफ़र अपना अगले दिन से शुरू करेंगे, लेकिन तब तक एक नज़र हम इस पर डालते हैं डाटा पर। रेगुलेटिंग एक्ट जिस समय आया था उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स होता था और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स आप कह सकते हैं। और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनता है। गवर्नर जनरल से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 1726 ईस्वी में से पूर्व तक, 1726 ईस्वी से पूर्व तक कहेंगे तो भारत ने ब्रिटिश कंपनियों ने 3 प्रेसिडेंसी का मूल रूप से निर्माण किया था, जिनके द्वारा वह भारत में अपने व्यापार को संचालित करता था। मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता यानी बंगाल प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। तो उन तीनों प्रेसिडेंसियों में एक गवर्नर होते थे और गवर्नर जनरल कहने का अभिप्राय हेड ऑफ द, तीनों गवर्नर का जो हेड हो गया वह कहलाता था गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार से 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। आगे 1784 ईस्वी जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो भी वारेन हेस्टिंग्स ही थे। 1786 ईस्वी का अधिनियम आया तो कॉर्नवालिस था, चर्चा हम बाद में करेंगे। इसके लिए विशेष रूप से यह एक्ट लाया गया था कॉर्नवालिस का। जब हम चर्चा करेंगे संवैधानिक विकास की यात्रा में, जब हम अगले पड़ाव पर पहुंचेंगे तब इसकी विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। चार्टर अधिनियम 1793 का जब आया तो जॉन सोर उस समय भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल था। फिर इसके बाद हेस्टिंग्स, ये हेस्टिंग्स और इस हेस्टिंग्स में अंतर है। ये सीधे हेस्टिंग्स है, वो वारेन हेस्टिंग्स थे और इसके समय में 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया। फिर विलियम बेंटिक के समय में, जिसका जिक्र हमने किया, 1833 ईस्वी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। और विलियम बेंटिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। 1833 ईस्वी में इस प्रकार से व्यवस्था किया गया, यानी इस चार्टर के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसका नाम बदल दिया गया और उसे भारत का गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा। 1853 ईस्वी डलहौजी और भारत सरकार अधिनियम आया कैनिंग के समय। ये भी महत्वपूर्ण है। कैनिंग साहब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1857 में जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1857 का सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम जो भी कहें आप, उस समय कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। और कैनिंग ही वह व्यक्ति है जिसके समय में
भारत सरकार अधिनियम आता है और कंपनी का शासन समाप्त होकर क्राउन शासन की शुरुआत होता है और भारत का यह प्रथम वायसराय कहलाया। यानी भारत का प्रथम वायसराय था कैनिंग है। लेकिन प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम इसके समय में आया 1861 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में लैंसडाउन के समय में आया भारतीय परिषद अधिनियम तीसरा। तो इस तरह से हमने भारतीय परिषद अधिनियम दूसरा। भारतीय परिषद अधिनियम जो तीसरा था, यानी परिषद का भारतीय परिषद के नाम से 3 अधिनियम आया, 61, 92 और 9। 61 में एल्गिन प्रथम, लैंसडाउन 92 में और 9 में मिंटो के समय में आता है, जिसको मान लो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम उसके बाद 1919 आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है और उसके बाद जैसा कि हमने जिक्र किया कि इसके बाद छोटे छोटे सुधार आते हैं। फिर कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में चुनाव होते हैं संविधान सभा के लिए, संविधान सभा गठित की जाती है और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर संविधान बनकर तैयार होता है और विशाल लोकतंत्र को संविधान के द्वारा चलाए जाने की शुरुआत होती है। हम इसकी चर्चा अगले जब आपके बीच में जब हम दोबारा आएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।